तीसरा सेशन बहुत मायने में इस देश में उस सेकुलरिज्म की नींव रखता है जिस सेकुलरिज्म से आज के समय में लोगों को नफरत हो रही है। वो है मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति, जो कि एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रभावशाली और प्रमुख वकील थे, अधिवक्ता थे। और जो इंडिया का जो आज़ादी का एक मूवमेंट चलता है, उसके तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने कई ऐसे सोशल रिफॉर्म्स और कई ऐसी चीज़ें कही थी जो कांग्रेस पार्टी जिन पे अगर टिकती तो शायद ये तुष्टीकरण की राजनीति कभी इस देश में नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिक पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन द इंडिया फाइल्स का नया एपिसोड आता है, तो हम वापस आ चुके हैं द इंडिया फाइल्स के नए एपिसोड के साथ। तो अब जैसे कि एक रिवायत है या एक हमारा परंपरा है कि हर बार एक सवाल और एक जवाब आता है। तो पिछली बार जो हमने सवाल पूछा था वो ये था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा नामक एक गांव में हुआ था, जो कि आज के समय में मध्य प्रदेश में है। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सवाल भी ले लीजिए कि व्हेन वाज सुखदेव बॉर्न, या सुखदेव जी का जन्म कब हुआ। और अब जैसे कि आप टॉपिक तो जानते ही हो कि हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, तो आज उसी का पार्ट 4 है। लेकिन यार एक शिकायत है आप सबसे कि वीडियो पे हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं हमारे किसी भी वीडियो में, तो आप कृपया करके आप वीडियो में कमेंट जो सेक्शन है उसमें बताइए कि ये कमी है, आप इसको सुधार करिए। कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं हमारी, तो व्यूज़ नहीं आते हैं हमें, तो हमें पता नहीं चलता है, हमें ये तो होता है कि हमसे कुछ कमी रह गई। तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर समझ में आता है कि ये कमी है हमारी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और बताइए कि आपके में ये खराबी है, ये आपको अच्छा करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए, पूरा देखिए, जो भी ओपिनियन हो आप अपनी रखिए, हम उसमें सुधार करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर लिया और तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। भाई आप हमें सपोर्ट करो, हम और भी अच्छा कंटेंट लाएंगे और कोशिश है कि और इंटरेस्टिंग वे में लाएं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार हम 2 सेशन की बात कर चुके थे, अब बात होगी तीसरे सेशन की। तीसरा सेशन बहुत मायने में इस देश में उस सेकुलरिज्म की नींव रखता है जिस सेकुलरिज्म से आज के समय में लोगों को नफरत हो रही है। वो है मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति। वैसे माइनॉरिटी की तुष्टीकरण बोल सकते थे, लेकिन केवल मुस्लिम को छोड़ के किसी और माइनॉरिटी का तुष्टीकरण नहीं होता है, इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू होती है। जिस इंसान से शुरू की गई वो इंसान बहुत अच्छे थे। तीसरा सेशन जो होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि दिसंबर में हर साल कांग्रेस मिलती थी, तो फिर से 27 से 27 दिसंबर 1887, मतलब कि 27 दिसंबर 1887 को कांग्रेस का सेशन चालू होता है और 30 दिसंबर 1887 मतलब 30 दिसंबर 1887 तक ये सेशन चलता है। ये सेशन जो होता है वो मद्रास चेन्नई में होता है। अब ये सेशन अलग अलग जगह इसलिए किए जाते हैं कि ऑल ओवर द इंडिया एग्जिस्टेंस हो कांग्रेस की, और जो अंग्रेज चाहते हैं कि लोग कांग्रेस से जुड़ जाएं, और कांग्रेस से जुड़ने के बाद वो अपनी समस्या इनको बताते रहें, तो जो अंग्रेज सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से विद्रोह हो सकता है उनके हिसाब से, वो ख़त्म करती जाए, जिससे कि उनको विद्रोह ना झेलना। तो इसलिए कांग्रेस के सेशन अलग अलग जगह कराए जाते थे। इसलिए नहीं कराए जाते थे कि कांग्रेस बड़ी नेशनल पार्टी बन गई थी तुरंत, नहीं। अंग्रेज चाहते थे कि ये नेशनल पार्टी बने, इसलिए इसके अलग अलग जगह सेशन कराए गए। और सेशन होता है तो इनका प्रेसिडेंट चुना जाता था। इस सेशन में इनका प्रेसिडेंट चुना जाता है श्री बदरुद्दीन तैयब जी को। बहुत ही लर्नेड व्यक्ति,
पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के, इनको बनाने का मेन एम ये था कि मुसलमान उस समय तक या मोहम्मडन्स बहुत विरोध कर रहे थे, मुस्लिम्स वर रेजिस्टिंग कांग्रेस की, क्योंकि सर सैयद अहमद जैसे लोग कह रहे थे कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं हो सकती है, ये हिंदुओं की पार्टी है, इसमें हिंदू ज़्यादा हैं तो ये हिंदुओं की बात करेगी, ये मुसलमानों का दबाएगी। तो एक ये होता है कि बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रबुद्ध प्रभावशाली और प्रमुख वकील थे, अधिवक्ता थे, और जो इंडिया का जो आज़ादी का एक मूवमेंट चलता है उसके तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने कई ऐसे सोशल रिफॉर्म्स और कई ऐसी चीज़ें कही थी जो कांग्रेस पार्टी जिन पे अगर टिकती तो शायद ये तुष्टीकरण की राजनीति कभी इस देश में नहीं होती। हाँ, ये एक मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने अपने समाज के खिलाफ जाकर कहते नहीं मैं कांग्रेस से जुड़ूंगा, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी उभरती हुई दिख रही है और मैं इसके साथ जुड़ के अपने समाज और केवल मुसलमान समाज नहीं बल्कि सबके लिए काम करूँ। ये पहले ऐसे लॉयर थे जिनको कि एज ए बैरिस्टर मुंबई हाई कोर्ट में काम काम करने को मिला, और ये फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम वहाँ पे हाई कोर्ट बनते हैं, बॉम्बे के हाई कोर्ट के। और जैसे कि हम जानते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी के बाद बदरुद्दीन तैयब जी ने कई इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए कि मुसलमान जोड़ने के लिए, क्योंकि मुसलमानों का भी समर्थन चाहिए था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनको ये समझ में आ गया था कि अगर ये ऐसा हो गया कि ये एक तरफ हिंदुओं की पार्टी बन गई तो एक तरफ मुसलमानों की पार्टी बनेगी, फिर देश में हो सकता है कि विरोध के स्वर ज़्यादा बुलंद हो जाएं, और अगर देश में विरोध के स्वर ज़्यादा बुलंद हो गए एक तरफ से भी और दोनों में से किसी को भी समझ में आ गया कि नहीं ये तो विरोध कर देना चाहिए, तो हो सकता है कि दो लोगों के बीच में समझौता कराना और पार्टी का तो वो चाहते थे कि सीधा एक आदमी से समझौता हो कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट हो उससे बात हो कि भैया ऐसा ऐसा करना है, ये बात है, वरना दो लोगों की समस्या से बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमें दो लोग की बात सुननी पड़ेगी, हम एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए। अब ये जब सेशन होता है तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने बहुत सी जानकारियां छुपा रखी हैं या देती नहीं हैं, पब्लिकली नहीं कर रखी है, तो इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन वही पास होता है जो पिछली बार पास हुआ था, बस इसमें इस बार एक पॉइंट और जुड़ जाता है कि हम कांग्रेस को मुस्लिम्स के बीच में प्रमोट करेंगे जिससे कि वो कांग्रेस में जुड़े, कांग्रेस को एक्सेप्ट करें। लेकिन सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ थी बदरुद्दीन तैयब जी की स्पीच। अब आप कहेंगे स्पीच में ऐसा क्या था? स्पीच का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जो उस समय दी गई थी। उस स्क्रिप्ट को ज़रूर पढ़िएगा और उसके बाद बताइएगा क्या वो स्पीच कहीं से लग रहा था कि कोई आज़ादी मांगने वाला ग्रुप था, कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। नहीं साहब, उस स्पीच का एक एक पॉइंट में, एक एक सब हेडिंग में लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स की बात की गई है एज ए स्लेव। मेरे हिसाब से वो एक स्लेव अपने मास्टर से बात कर रहा है, एक गुलाम अपने मालिक से कह रहा है कि मैं आपसे लॉयल हूँ, मैं आपका वफादार हूँ। मैं आपको इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स दे देता हूँ उसमें। तो पहले तो जैसे आप कोई भी स्पीच चालू करेंगे तो जैसे मैं करता हूँ कि नमस्ते जय हिंद, वैसे तो लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद वो चालू करते हैं कि बहुत बड़ी सभा है इस बार की, क्योंकि पहली सभा में 100 से कम, दूसरे में 434 लोग, लेकिन तीसरा सेशन आते आते 600 डेलीगेट्स ने अटेंड की, क्योंकि हर कोई नहीं आ सकता है। सच्चाई है भाई, घर में काम होता है, किसी का कोई इमरजेंसी होगी, कुछ हो गया तो सब लोग नहीं आ पाते हैं। बहुत बड़ी गैदरिंग है, बहुत बड़ी सभा है, इससे शुरुआत होती है। फिर बात आती है कांग्रेस और मुसलमान पे बयान देते हैं बदरुद्दीन तैयब जी।
कि हमें कोशिश करनी है कि कांग्रेस और मुसलमान और पास आएँ, कैसे पास लाया जाए ये हमें देखना होगा, हम काम करेंगे। ये उनका सच में एफ़र्ट था कि बाद में मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ जुड़े। कहीं न कहीं इसमें बदरुद्दीन तैयब जी का एक बड़ा रोल प्ले हुआ। और अगर कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स जिनके लिए दिल में रिस्पेक्ट आती है, उसमें से इनका भी नाम आता है कि उन्होंने अपना कोशिश जो की उसमें इनका कभी कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा, ना कभी ये रहा कि ये मुसलमानों के बड़े नेता बनना चाहते हो। इनका मकसद एक था कि जो इसको अंग्रेज़ समर्थन कर रहे हैं, अगर उस जगह से मुसलमान जुड़ जाएंगे तो उनकी स्थिति सुधरेगी और वो मजबूत होंगे और वो समाज के साथ चल सकेंगे। ये उनकी सोच थी और इस सोच को मेरा सलाम है। कोई भी अच्छा काम करे तो हर आदमी का विरोध केवल उसके धर्म और जात पे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मेरी निजी सोच है। लेकिन उसके बाद जो वो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो बात करते हैं अ कांग्रेस ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड नेटिव्स। इसमें उनका सबसे बड़ा जो बात थी, वो कहते हैं लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन। इसमें बेसिकली ये था कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो केवल ब्रिटिश से ही नहीं आते हैं जो लॉयल टूवर्ड्स ब्रिटिश क्राउन हो, जो कि वफादार हों ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों के लिए, बल्कि जो नेटिव इंडियन है, जो कि मूल निवासी है भारत का, वो भी अगर एजुकेटेड है वो भी लॉयल हो सकता है ब्रिटिश क्राउन को। और हम सब लॉयल हैं, वो ये कह रहे थे। तो लॉयल होने का मतलब आप गुलाम थे उनके, और आप गुलाम थे तो आप आज़ादी की तो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे ना। तो ये कांग्रेस कैसे कहती है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? इसका जवाब कांग्रेसी मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं। और मैंने इसीलिए स्पीच का पूरा डाला है कि उसको आप झूठा नहीं साबित कर सकते हैं, वो वेरीफाइड सोर्स। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में कहते हैं कि आर द एजुकेटिव नेटिव डिसलॉयल्स। फिर ये सब हेडिंग आती है उसी जो स्पीच थी कि क्या जो एजुकेटेड नेटिव्स हैं, जो अंग्रेज हैं, क्या वो अपने क्राउन से डिसलॉयल है? तो हम कैसे हो सकते हैं, वो ये भी पूछते हैं। उसके बाद यूरोपियंस एंड इंडियन एस्पिरेशंस की बात करते हैं, जिसमें कि वो एक सच्चाई बताते हैं कि यूरोपियंस यहाँ पे केवल बिजनेस और वेल्थ के लिए आए हुए हैं, पैसे और प्रभुत्व के लिए। लेकिन जो यहाँ का नेटिव इंडियन है, जो इंडियन है, उसकी एस्पिरेशन कुछ और है कि अपना हमारा देश क्राउन के नीचे, सबसे बड़ी बात है ब्रिटिश क्राउन के नीचे विकास करे, विकसित। ये सोच थी कांग्रेस के तीसरे प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी की। और इससे पहले जितने भी लोगों ने स्पीचेस दी उन्होंने भी यही दिए। लेकिन मुझे ये स्पीच दिखानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कुछ लोगों के पर्सनल में मैसेज ज़रूर आते हैं कि तू झूठ बोलता है। वो तो ये इसलिए था कि तुरंत ऐसे खुल के नहीं कर सकते थे, लेकिन इतनी लॉयल्टी दिखाते थे। तो अगर कहीं भाई आरएसएस भी बहुत बाद में बनी, तो हो सकता है इनिशियल फेज में उसने भी यही काम किया, तो दिक्कत क्या थी? आरएसएस गलत हो जाएगी, लेकिन आप अगर वही चीज़ करेंगे तो सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर वो बात करते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे कांग्रेस के आगे, कि कैसे लोगों के बीच में पहुंचना है। उसमें मेन पॉइंट यही है कि कैसे लोगों के बीच में जाएं, कैसे मुस्लिम्स को जोड़ें, हिंदूज़ को जोड़ें, और जो लोग थोड़ा रूढ़िवादी सोच के हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम और इसमें सोचते हैं, धार्मिक लोग हैं, उनको भी कैसे हम समायोजित करें। फिर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कांग्रेस के लोगों की, उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कंक्लूजन में जब कंक्लूड कर रहे हैं तो फिर ब्रिटिश क्राउन की बड़ी वाहवाही करते हुए और आखिरी में बताते हैं कि बहुत से लेटर और टेलीग्राम आए हैं जो लोग नहीं आ पाए मजबूरियों के कारण। जैसे कि उन्होंने शुरुआत में मैंने बताया कि 600 लोग आए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी आ पाए थे, तो उनको बड़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं कि नहीं आ पाए लेकिन हमारे पास इतने हज़ारों लेटर आए। तो इसका मतलब उतने समय तक कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। और इस स्पीच से मुझे कहीं नहीं दिखा कि कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ने चाह रही थी या लड़ रही थी। वो केवल अंग्रेज़ों का जो शासन था उसको स्थापित करने में और उसको लीगल बताने के लिए काम कर रही थी। भारत के ही कुछ चंद लोग इस देश को अंग्रेज़ों का गुलाम बना के रखना चाहते थे। ये चीज़ उनके इस लेटर से साफ साबित होती है। जिसको विरोध है वो मुझे बताए कि क्या गलत बोला है। इसी के साथ वीडियो यहीं ख़त्म हुई। आपको क्या लगा, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी मॉनेटरी टर्म्स में हमारी हेल्प करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक पड़ा है, पेट्रॉन और हमारे पेपाल अकाउंट का, आप उसमें जाके हमारी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इस रविवार को, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।